पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज चर्चा हम बिहार में विभिन्न मुद्दों की करेंगे। लालू यादव के बारे में भी बातें करेंगे, क्योंकि लालू यादव की जिंदगी को देखते हैं, अंतिम पड़ाव को देखते हैं, अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ ही रहे हैं। उनकी सेहत कैसी है और किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, ये हमें और आपको पता है। तो अंतिम पड़ाव में कभी खुशी कभी गम, गम ही अधिक दिखता है। और फिर देखिए, आज उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उन्हें फिर से केस मुकदमों में घसीटना घसीटा जाएगा, मतलब बच नहीं पाएंगे। तो लालू यादव की परेशानियां, और इस बीच चुनाव भी है, घर में पौत्र का जन्म हुआ है, तो ये सारी खुशी भी है, लेकिन दूसरी ओर चुनौतियां भी। राहुल गांधी की बात करेंगे। देखिए, अब तक तय नहीं हुआ, जैसे एनडीए में तय नहीं हुआ कि नीतीश कुमार ही 2025 में मुख्यमंत्री होंगे यदि एनडीए को जीत मिलती है, वैसे ही महागठबंधन में भी तय नहीं हुआ, इंडिया ब्लॉक में अब तक तय नहीं हुआ है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं इंडिया ब्लॉक की ओर से। बावजूद इसके राहुल गांधी की यात्राएं बिहार में जारी रहनी है। 6 जून को राहुल गांधी फिर से बिहार में आ रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी थे, नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना की बात नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जातियों को साधने में लगे हुए हैं। इस बार वह नीतीश कुमार के नालंदा में जा रहे हैं, राजगीर में जा रहे हैं और वहां ईबीसी सम्मेलन करेंगे। तो राहुल गांधी की कोशिश है जातियों को साधना और उन्हें कांग्रेस के करीब लाना है, और इस भ्रम को भी खत्म करना है कि कांग्रेस जो है वह बिहार में आरजेडी के सहारे है। कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास कर रही है। सफलता कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी यह दूसरी बात है, क्योंकि कांग्रेस की जमीन कहां बची है और कहां खत्म है, यह बिहार के राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल लोग जानते हैं। साथ में नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी की सभा कल विक्रमगंज में हुई थी, कुछ तस्वीरें आई, इसके बाद बावेला मचा हुआ है। वैसे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वह तस्वीर गलत है, वह वीडियो गलत है, और बावेला किस बात को लेकर मचा है इसकी समीक्षा की जा रही है कि किन लोगों ने कितने लोगों को लाने का वायदा किया था और कितने लोगों को लेकर आए। यदि दोनों में अंतर है तो फिर दावेदारी पर भी ग्रहण लगेगा। खैर, तो यह समीक्षा चलती रहेगी। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले महीने फिर से बिहार आना तय हो गया है। वह इस बार चंपारण में आएंगे। चंपारण में आएंगे, चंपारण के आप भी हैं, और 2014 भी आपको याद होगा कि चंपारण के शुगर मिल का चाय उन्हें पीना था। तो शुरुआत करें लालू यादव से। लालू यादव की चुनौतियां घर की चुनौतियां हैं, अदालत की चुनौतियां हैं, और बिहार विधानसभा का चुनाव भी है। वह चाहते हैं कि बेटा तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन रास्ते में संकट बहुत है। अजीत जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये ठीक बात है कि हम लोगों को उसी से चर्चा शुरू भी करनी चाहिए। आज का सबसे बड़ा घटनाक्रम वो है और वो चुनाव पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। बिहार के चुनाव को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा है वो, और इसलिए प्रभावित करने वाला मुद्दा है क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कल इसका जिक्र किया अपने भाषण में। उन्होंने सामाजिक न्याय लूट लेने की बात की, उन्होंने जमीन के बदले नौकरी के मामले का वो बीजेपी हाईलाइट कर रही है, प्रधानमंत्री ने भी हाईलाइट किया। तो ये चुनाव का बड़ा मुद्दा होगा। करप्शन, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं है, वो बल्कि प्रशांत किशोर की तरफ से भी है। एक बड़ा चैलेंज उनकी तरफ से भी है करप्शन के मुद्दे पर। तो उस मुद्दे से राहत मिल जाती लालू यादव को, अगर वो जिस अंदाज में या जिस उम्मीद से गए थे हाईकोर्ट। उनके खिलाफ जो जमीन के बदले नौकरी देने का मामला है 2004 से 2009 के बीच, जब वो रेल मंत्री थे, तो ये सब पता है कि ग्रुप डी में रेलवे में कैसे किस तरह से उन्होंने भर्तियां की, और जबलपुर और मुंबई और कहां कई देश के शहरों में जो नियुक्तियां हुई, उन लोगों से जमीन ली गई। एक खास कंपनी के नाम से भी जमीन ली गई, बाद में वो कंपनी लालू प्रसाद की हो गई, या फिर जमीनें जिन लोगों के पास थी, जिन लोगों के नाम से थी, उन्होंने दान कर दिया या उपहार में दे दिया लालू यादव के परिवार के सदस्यों को। ये मामला है। अब इसके आरोप सीबीआई इसकी जांच कर रही है, और हमको तो इस बात की भी हैरानी रहती है ज्ञानेश्वर जी कि इतना हाई प्रोफाइल मामला है, और इस मामले के भी एफआईआर दर्ज हुए अब 3 साल होने जा रहे हैं, 2.5 साल से ज्यादा हो गए। अक्टूबर 2022 में इसमें भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो लालू यादव इस पहले तो एक गए हुए हैं कोर्ट में उस एफआईआर को कैश कराने के लिए। वो गए हैं कि एफआईआर कैश कर दिया जाए, एफआईआर रद्द की जाए,
और इस मामले के अलग-अलग क्रम, अलग-अलग समय में चरणबद्ध इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने जो 3 चार्जशीट फाइल की है, इसमें 3, एक पहली चार्जशीट हुई और 2 उसके बाद और चार्जशीट आई। वो तीनों चार्जशीट भी उसको क्वैश किया जाए, रद्द किया जाए और इस बात को लोअर कोर्ट का जो आदेश है, लोअर कोर्ट ने जो उस एफआईआर और उस चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उसको भी रद्द किया जाए। ये 3 मूल याचिका है उनकी कि एफआईआर क्वैश हो, चार्जशीट क्वैश हो और जो कॉग्निजेंस लिया है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने, वो भी क्वैश हो। तो ये कपिल तीनों सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे बड़े वकील हैं। और इस बीच क्या हुआ, इस मामले में इस पर सुनवाई, इस पर नोटिस जारी किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इस पर सुनवाई होती तब तक जो अगली तारीख है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वो नजदीक आ गई। 2 जून को सुनवाई है, मतलब आज हम लोग बात करें 31 मई को, परसों 2 जून को चार्जेस पर सुनवाई है, मतलब चार्जेस फ्रेम होने हैं। जो सीबीआई ने चार्ज लगाया है वो आरोप तय होने हैं। लालू यादव सहित जो 16 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं ज्ञानेश्वर जी, जिसमें राबड़ी देवी भी है, मीसा भारती भी है, परिवार के और सदस्य लोग भी हैं। तो वो उन पर आरोप तय होना है, उन चार्जेस पर सुनवाई होनी है 2 जून को। तो इसलिए आनंद फानन में एक याचिका दी गई कि उस पर रोक लगा दी जाए जब तक वो डिस्पोज नहीं होती है। वो याचिका जिसमें क्वैश करने की मांग की गई है, ट्रायल कोर्ट पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट की सुनवाई जो है वो गलत एफआईआर, गलत चार्जशीट के आधार पर हो रही जी। ये लॉजिक है। जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत उसकी एक धारा है 17, जिसके तहत किसी भी लोक सेवक के ऊपर अगर लोक सेवा में रहते हुए उसके किसी फैसले को लेकर के उसके ऊपर अगर मुकदमा चल रहा है, तो उसकी प्रायर परमिशन लेनी होती है, पहले उसकी मंजूरी लेनी होती है। तो ये मंजूरी नहीं ली गई है लालू यादव के मामले में। इस आधार पर कहा जा रहा है कि एफआईआर भी गलत है, जांच भी गलत है। और जब गलत एफआईआर, गलत जांच के आधार पर सुनवाई हो रही है, तो सुनवाई कैसे हो सकती है? तो कपिल सिब्बल ने ये दलील दी थी कि उसको रोक लगा दिया जाए। 2 जून को जो सुनवाई है चार्जेस फ्रेम करने वाली, उसको रोक लगा दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने वो दलील नहीं स्वीकार की, हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपकी ये बातें ठीक है तो ये आप ट्रायल कोर्ट में रखिए, ट्रायल कोर्ट के जज के सामने वो डिसाइड करेंगे। चार्जेस फ्रेम करने के दौरान आप ये चीजें उनके सामने रखिए। मतलब ये टेक्निकल, मतलब लीगल चीजें जो आज हाईकोर्ट में हुई हैं, एक तो ये उसका पहलू है, लीगल पहलू है कि अब ट्रायल कोर्ट के जज के सामने राउज एवेन्यू कोर्ट में ये बात रखी जाएगी कि परमिशन ली नहीं ली। अब वो दूसरी ओर सीबीआई के वकील का कहना है कि इस मामले में परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और प्रायर परमिशन का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने अभी विचाराधीन है, सुनवाई के लिए लंबित है। तो तब तक वो धारा एक तरह से समझिए कि स्थगित है, और एक दूसरी धारा के साथ हमने जो कार्रवाई के लिए प्रायर परमिशन थी वो ले ली थी। तो अब ये बहस होगी राउज एवेन्यू के कोर्ट में। वहां से अगर राहत नहीं मिलती है ज्ञानेश्वर जी, बिल्कुल, और राउज एवेन्यू के कोर्ट में अगर आरोप तय हो जाते हैं, तो फिर ये बड़ा झटका होगा। आज एक झटका लगा उनको कि उनको राहत नहीं मिली हाई कोर्ट से, लेकिन अगर परसों राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है 2 जून को और उनको राहत नहीं मिलती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, पहले दिन नहीं हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, अगर चार्जेस फ्रेम होते हैं उनके ऊपर, तो ये बड़ा झटका होगा लालू यादव के पूरे परिवार के लिए। आपके ऊपर तो आगे सजा भी हो सकती है, जेल की यात्रा भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जब चार्जेस फ्रेम हो गए और सुनवाई शुरू हो गई, तो सीबीआई का कहना है कि बहुत इंक्रिमिनेटिंग हमारे पास एविडेंस है, और अगर उन एविडेंस के प्रायर उसको वैलिडिटी को एक्सेप्ट कर रही है कोर्ट और सुनवाई अगर जारी होती है, आप तो उसमें कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वो फिर उस सब जब सजा होगी तो फिर एक बड़ी मुसीबत है, फिर तो परिवार के बहुत सारे लोग फंस जाएंगे उसमें। लेकिन उसके पहले भी अगर आरोप फ्रेम हो गए, तय हो गए, तो आप सोचिए इस बात का तो हल्ला मचेगा। बिहार के चुनाव का टाइम है, बिल्कुल, हर छोटी बड़ी बात का मुद्दा बनाया जा रहा है, और लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, भारतीय जनता पार्टी का हर कोई ना कोई नेता आएगा, प्रदेश की कमेटी है वो लगाएगी आरोप, प्रशांत किशोर की पूरी टीम जो एक मेनली करप्शन के इशू पर ही एकमात्र नेता है, जो हम बार बार कहते हैं प्रशांत किशोर है, जो करप्शन का इशू उठा सकते हैं, क्योंकि वो कभी सरकार में ही नहीं रहे हैं, अपना पैसा खर्च करके राजनीति कर रहे हैं। तो क्या जवाब होगा करप्शन के इशूज का, क्या जवाब होगा लालू यादव के परिवार के पास भी और आरजेडी के पास भी? अब ये कह के कोई नहीं बच सकता है ना कि उस समय 2004 से 9 में हुआ, तो तेज प्रताप अभी छोटे थे या तेजस्वी छोटे थे, उनको बहुत जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन बाद में तो आप उन तमाम चीजों का, जिस पर सीबीआई कह रही है कि अपराध की आय है, उसके मजे तो आप लेते रहे। बिल्कुल जी, आपने डिनाउंस तो किया नहीं उस संपत्ति को, किसी ने डिनाउंस नहीं किया है कि नहीं ये हमारी संपत्ति नहीं है, हम नहीं लेंगे ये संपत्ति। तो ये फिर हर व्यक्ति के ऊपर आरोप लगेंगे, और फिर भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। आप कोई अपना एजेंडा सेट करें, अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ने जाएं, उसके बजाय आप एक दूसरे एजेंडे पर रिस्पॉन्ड करते रह जाएंगे,
और वो बिल्कुल। भ्रष्टाचार का एजेंडा है। तो और ये ये तो अपने आप में लगातार हो रहा है ना, और ये लगातार हो रहा है जब आप चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं और दिखाई पड़ रहा था कि आरजेडी की तैयारी चल रही है, तब तक लालू परिवार में तेजस्वी ग्रह के माफ कीजिएगा, तेज प्रताप जो है अप्रिय ग्रह के रूप में सामने अवतरित हो गए। हाँ, वही एक अभी वो एक संकट आया था आपके सामने। जी। पहले एक बड़ा मतलब हम लोग जो इतने दिनों से ये जो एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की, उसमें क्या निकला कि भाई पहले तो वक्फ का कानून आया जो एनडीए के फेवर में पोलराइजेशन करा सकता है, फिर पहलगाम हुआ, धर्म पूछ करके हत्या की गई, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये सब पॉजिटिव बना रहा था बीजेपी जेडीयू मतलब एनडीए के लिए। आपका भी आरजेडी और कांग्रेस का भी अलायंस में पॉजिटिव एक ताकत उनकी बन रही थी। इस बीच परिवार का एक झगड़ा आ गया, जिसमें वो भी ऐसा झगड़ा आया परिवार का भी जो नैतिकता और स्त्री अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। आप एक महिला के शोषण का मामला है कि आप एक महिला के साथ 12 साल संबंध में रहे, रिलेशनशिप में रहे, फिर आपने उसी बीच दूसरी शादी की, उस लड़की से भी तलाक हुआ, फिर एक नई कहानी आई। तो ये पूरे परिवार के लिए मतलब स्त्रियों के मान सम्मान का मामला आ गया ना इसमें, और स्त्रियों के मान सम्मान का मामला आ गया तो आप ऑलरेडी स्त्रियों के मामले में, महिलाओं के वोट के मामले में बैकफुट पर है। तो एक वो नुकसान होता, उसकी भरपाई के लिए लालू यादव ने आनंद फानंद में तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया, सब जारी कर दिया, सारा मतलब अपनी तरफ से जो दाव चल सकते थे वो चल दिया उन्होंने। अब उसके बाद एक नया झटका आपको ये लग गया कि वहां भी देखिए उस फैमिली वाले विवाद में भी अजीत जी देखिए कि जो अनुष्का यादव की फैमिली है, अनुष्का यादव के भाई हैं आकाश यादव, वह तेज प्रताप यादव से अब भी अपना प्रेम दिखा रहे हैं और पूरी बातें, पूरी दुश्मनी तेजस्वी यादव से साध रहे हैं। देखिए एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मुझसे आज ही किसी ने पूछा कि ये इतना झगड़ा बढ़ चुका है कि क्या अनुष्का यादव तेजस्वी यादव से बदला साधने के लिए सांकेतिक तौर पर ही क्या उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ जा सकती हैं, और यदि चुनाव लड़ सकती हैं, कोई लड़ा दे पीछे से, तो फिर क्या होगा। तो देखिए ऐसी बातें भी चल रही हैं बिहार में है। देखिए ये तो आप बड़ा ब्रूटल और रूथलेस गेम है पॉलिटिक्स। इसमें किसी चीज का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास पॉजिटिव है, अगर आप किसी को मैच मेकिंग करते, अगर आप यहीं शादी किए रहते एक साधारण परिवार में, लालू यादव अगर अपने बेटे की शादी कर देते एक साधारण यादव के परिवार में, तो क्या उसका इस्तेमाल नहीं करते? वो उसका इस्तेमाल करते, वो भी उसका राजनीतिक लाभ लेने जाते। जो प्रशांत किशोर आज कह रहे हैं कि बार बार कहते हैं कि भाई किसी साधारण यादव के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दे तो हम उनका समर्थन करेंगे। और सबसे बड़े प्रयोगधर्मी तो लालू यादव ही हैं। राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया ना, बनाया था, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। तो क्या मतलब एक साधारण परिवार की लड़की से शादी कर देते, उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते, उसको राजनीति में कोई बड़ा पद देते, ले आते आगे, तो उसका प्रतीकात्मक इस्तेमाल तो कर ही सकते थे। और जब ये काम नहीं हुआ, जब ये इसका उल्टा हो गया, एक साधारण परिवार की, यादव परिवार की एक लड़की के साथ आपका बेटा युवराज उसके साथ रिलेशनशिप में थे और फिर अबेंडन कर दिया आपने, उसको छोड़ करके दूसरी जगह एक बड़े दूसरे राजनीतिक घराने में आपने शादी कराई और ये विवाद आया, तो दूसरे लोग तो इसका इस्तेमाल करेंगे ना। बिल्कुल, दूसरे लोग इस्तेमाल करने से आप रोक नहीं सकते। अगर इस्तेमाल होता, और आकाश यादव की बातचीत से जाहिर है वो राजनीति में है, तो ये जाहिर है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तो उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा में अगर वो परिवार इन लोगों के खिलाफ आता है, तो एक नया फ्रंट खुल जाएगा, एक नया मोर्चा आपकी लड़ाई का खुल जाएगा। तो जितना डैमेज करे, जितना नुकसान करे, लेकिन परसेप्शन के स्तर पर यादव समाज के भीतर तो ये बात फैलेगी ना कि भाई आप एक छात्र नेता हैं, आपको हम लोगों ने नेता माना और आप हमारे ही साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, हमारे ही घर की महिलाओं के साथ। तो ये चीज एक नया मोर्चा खुल जाएगा, उस मोर्चे पर कंटेस्ट करना होगा। चुनाव लड़ने चली जाए तो तेजस्वी यादव के लिए एक अलग सिरदर्द हो जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको बहुत टाइम देना पड़ जाएगा। चुनाव लोग हल्के में कहा कि किसी की दावेदारी को आप खारिज नहीं कर सकते, एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। एक बड़ा मतलब आप जिसको कह रहे हैं कि एक छोटा कांटा है वो ऐसा घाव कर सकता है कि नासूर बन जाए, तो ये एक समस्या अलग से आ गई। और उस बीच ये भ्रष्टाचार का मामला आ गया, अब तो चिपक जाएगा ना भ्रष्टाचार का मुद्दा। आप जिससे जान छुड़ाकर चल रहे हैं, मान रहे कह रहे कि एक चारा घोटाला था, उसमें भी जो स्पिन मास्टर्स हैं आरजेडी के, वो इसको स्पिन देते हैं कि दूसरे लोग थे, कांग्रेस के नेता थे और उन लोगों ने भी किया। तो ये उसको आप करना चाहते हैं कि लालू यादव पिछड़े हैं, केंद्र सरकार के जो है विरोधी हैं भाजपा के, तो वो सजा पाए। हालांकि ये सब बातों का कोई आधार नहीं है, क्योंकि एच डी देवगौड़ा की सरकार, जिसको लालू यादव की पार्टी के ही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने योगिंदर सिंह, सरदार योगिंदर सिंह सीबीआई के डायरेक्टर थे और देवगौड़ा की सरकार ने परमिशन दी थी मुकदमा चलाने की। उसके समय सारे मुकदमे हुए थे लालू यादव के ऊपर, सब एफआईआर दर्ज हुई थी। तो अब उसका दूसरा ट्विस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो ट्विस्ट मान भी ले तो ये मामला तो ताजा है। ये तो आप यूपीए की सरकार में रेल मंत्री थे और उस समय बहालियों के लिए जमीन ली गई है, साधारण गरीब लोगों से जमीन ली गई है, और ये आरोप तय हो जाएगा कि हाँ आपने जमीन ली है, अब इसको आप डिफेंड करिए, तो फिर जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ये बड़ा
चुनाव का बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और तेजस्वी यादव को इसमें जो जमीनें मिली हैं या जो प्रॉपर्टी मिली है, यदि आज उसे वो छोड़ भी दें कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उनका छोड़ना भी लालू यादव के लिए नासूर बन जाएगा। हाँ, नासूर बन जाएगा। फिर उसका जवाब देना होगा कि आप इसका मतलब कि अपराध क्या है। बिल्कुल। पहले दिन अगर ये जोखिम लेना था तो पहले दिन लेना था, जिस दिन आप बालिग हुए या जिस दिन आपने अपनी पहली इनकम टैक्स अपना पहला रिटर्न फाइल किया, उस दिन आप डिनाउंस कर देते कि ये संपत्तियां हमारी नहीं है। लेकिन आपने नहीं किया, तो अब आप करेंगे तो आप अब वो हाल हो जाएगा कि आप मतलब होशियार आदमी को 3 जगह लगता है तो 3 जगह लगेगा। बिल्कुल। तो अब नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ भी नहीं सकते हैं। और अगर राहुल एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए तो आपको उन आरोपों का जवाब देना होगा। जो आरोप आप जो कंटेस्ट करेंगे कोर्ट में, वो पब्लिक में भी होगा, जनता की अदालत में भी वो मुद्दे उठाए जाएंगे। तो ये एक बड़ी बड़ी मुश्किल हो गई कि अब आपने ठीक कहा कि लालू यादव उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां अब वो इस तरह के और झटके नहीं बर्दाश्त कर सकते। मतलब अगर फिर उसके मुकदमे की सुनवाई हो और मान लीजिए कि जल्दी सुनवाई हो गई दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट में और डिसीजन आ गया, तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और भी चारा घोटाले का भी मामला अभी पोते के साथ खेल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तब तक दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगता है, सामने चुनाव भी है, तो चुनौतियां तो बढ़ती ही जा रही है। राहुल गांधी अलग सिरदर्द दिए हुए हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित कर रहे हैं। चलिए तो यहीं से राहुल गांधी की ओर बढ़ते हैं। राहुल गांधी फिर से बिहार आ रहे हैं, और बिहार तो आएंगे ही, सारे नेता बिहार आएंगे अब, क्योंकि बिहार में ही चुनाव है। तो राहुल गांधी जा रहे हैं नालंदा जिले में जा रहे हैं, राजगीर, और वहां 6 जून को करेंगे ईबीसी का सम्मेलन। यदि हम 2020 के चुनाव को देखें तो देखिए 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में नालंदा विधानसभा क्षेत्र और हरनौत विधानसभा क्षेत्र दोनों ही महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए कठिन सीट होता है। इसे लड़ने के लिए कांग्रेस को दे दिया गया था, और कांग्रेस ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बाहरी उम्मीदवार भेज दिए थे। परिणाम यह हुआ था कि वहां मतलब हरनौत में और नालंदा में जीत तो जेडीयू को ही मिली थी, श्रवण कुमार जीते थे, हरिनारायण सिंह जीते थे, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार तीसरे पायदान पर चले गए थे। तो नालंदा जिले में राहुल गांधी का जाना क्या बिहार को संदेश देना है कि हम राहुल गांधी नीतीश कुमार से भी निपटने को तैयार हैं, और राहुल गांधी बार बार आएंगे और तेजस्वी यादव का नाम नहीं बोलेंगे। ठीक वही बात हुई कि अमित शाह आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे और नीतीश कुमार का नाम नहीं बोलेंगे, राहुल गांधी तेजस्वी यादव का नाम नहीं बोलेंगे, तो फिर बात कहां से आगे बढ़ेगी अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी आए, तो उन्होंने वो क्षेत्र चुना जो उनका सबसे कमजोर क्षेत्र था एनडीए का। पास में गए, विक्रमगंज में जाकर के उन्होंने सभा की और ये मैसेज दिया कि हम यहीं से शुरुआत करते हैं, कि जो हमारा सबसे कमजोर इलाका है हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में भी ये भाव होगा कि हम वहां जाकर के शुरू करें। नीतीश कुमार के चुनाव क्षेत्र में जो जेडीयू का एनडीए का सबसे मजबूत इलाका है, हम वहां जाकर के और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम यहीं से जो नकेल पकड़ेंगे। तो ये मैसेज भी होगा एक उनका। दूसरा, उनको ये भी लगा होगा कि ईबीसी के प्रणेता बिहार में कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार है। इन्होंने बाइफरकेट किया, इन्होंने भी अलग उसके लिए अपने आरक्षण की व्यवस्था की और ईबीसी को एक अलग तरीके से, एक अलग ग्रुप में रखा। उन्होंने अपनी वोट की राजनीति के लिए रखा, लेकिन रखा उन्होंने। तो वहां आकर के ईबीसी को साधेंगे राहुल गांधी। तीसरी बात राहुल गांधी की यह है कि वो अपने को अब इस मामले में न्यूमेरो उनो मान रहे हैं, सबसे अग्रणी मान रहे हैं कि जाति गणना की बात हमने उठाई है, हम जाति की बात कर रहे हैं, हम आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम ज्यादा आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, हमने ये नारा दिया कि जितनी आबादी उतना हक। तो ये बातें राहुल गांधी इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। हालांकि हम आप सब लोग जानते हैं कि ये मंत्र भी उनके कान में नीतीश कुमार नहीं फूंका था। बिल्कुल। और नीतीश जी तो निकल लिए अपना, उनके कान में मंत्र फूंके और निकल लिए, अपने खुद तो छोड़ दिया उन्होंने इंडिया ब्लॉक। लेकिन अब राहुल गांधी को लगा कि ये मंत्र तो अच्छा है, उस मंत्र के आधार पर वो उसका प्रयोग सफल रहा था कर्नाटक में और लोकसभा चुनाव में भी सफल रहा। तो अब उसी को लेकर के वो घूम रहे हैं। इसलिए वो नालंदा चुना उन्होंने कि नीतीश कुमार के क्षेत्र में ही आकर के ईबीसी का मुद्दा उठाते हैं, वहीं से उनको चैलेंज करते हैं। तो ये चैलेंज वो करेंगे। तो दूसरा पहलू हम लोग अभी करते हैं डिस्कस उसको, जो तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ है, यहाँ आकर के ये मुद्दा जरूर वो उठाएंगे कि ईबीसी का मतलब आरक्षण की जो सीमा बढ़ी, बिहार में जाति गणना हुई, आरक्षण की सीमा बढ़ी, उसका क्या हुआ? नीतीश कुमार उसको तो नहीं लागू करा पाए। तो ये मुद्दा वो बना करके, जैसे प्रशांत किशोर गए थे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने, उनके 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए देने वाले मामले पर, या भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन देने के मामले पर, उसी तरह से तेजस्वी राहुल गांधी उनको आकर के खड़ा करेंगे कटघरे में जनगणना और आरक्षण के मसले पर। और वो जनगणना को तो फर्जी बताते ही हैं, फिर वो वहां भी तेलंगाना के मॉडल की बात करेंगे।
ईबीसी की आरक्षण बढ़ाने की बात करेंगे, ये सारी बातें वो करेंगे। तो आरक्षण उनका मुद्दा है। हालांकि ज्ञानेश्वर जी, अब हम लोग कई बार पहले ये बात कह चुके हैं कि ईबीसी का आदमी या ओबीसी का आदमी राहुल गांधी को नेता क्यों मानेगा? बिल्कुल उसके पास अगर नेता बिल्कुल नहीं होता, उसके पास लीडर्स की कमी होती, अगर उसके समाज में नेता नहीं होते, तो वो मान लीजिए आपको नेता मान लेता। जैसे मुसलमान का नेता नहीं है तो मुसलमान मान लेता है नेता लालू यादव को, या कभी मुलायम सिंह यादव को, कभी अखिलेश यादव को, कभी ममता बनर्जी को। यहाँ तो नेता है, यहाँ तो ओबीसी के बड़े लीडर्स हैं, ईबीसी के भी बड़े नेता हैं। वो अपने नेता के पीछे क्यों नहीं जाएगा कि राहुल गांधी के पीछे आएगा? राहुल गांधी की अपनी आइडेंटिटी क्या है? राहुल गांधी की तो आइडेंटिटी बीजेपी ने यही बताई हुई है कि दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण है, दत्तात्रेय गोत्र है उनका, कौल ब्राह्मण है। तो आप किस आधार पर आप किस आधार पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ओबीसी ईबीसी को साध लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की और इतनी गालियां सुनी, अपनी जाति के लोगों में गद्दार कहे गए, उन बीपी सिंह को तो नेता ही नहीं माना ओबीसी और ईबीसी ने। तो आपको कैसे मान लेगा जबकि आपकी पार्टी और आपके परिवार ने मंडल की रिपोर्ट ही 10 साल तक लटका के रखी थी? बिल्कुल आपने तो कबूल नहीं होने दिया था मंडल की रिपोर्ट। भाई जब 77 के चुनाव के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो 10 साल उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, 80 से 90 तक आपने नहीं लागू किया उसको। तो अब आप ये श्रेय नहीं ले सकते हैं, इसलिए उनको। लेकिन अब उनकी वो धुन के मतलब अपने धुनी आदमी है, एक धुन में रमे रहते हैं, तो इस धुन में भी रमे हुए हैं वो। एक टाइम आपको ध्यान होगा कि धुन में रमे थे कि चौकीदार चोर है, फिर अलग एक टाइम दूसरे अंबानी अडानी के धुन में रमे हुए थे, फिर वो आप अभी जातिगत आरक्षण और इसमें इस धुन में रमे हुए। तो अपनी धुन में वो इशू उठाएंगे और इसी धुन में जो गलतफहमी है उनको, वो ये है कि हम तेजस्वी यादव को भी चैलेंज दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम तेजस्वी यादव को दबाव में ले आ सकते हैं। भाई बिहार में अगर ओबीसी की राजनीति होनी है, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति बननी है, तो उस राजनीति में तो बड़ा आइकॉन है ना तेजस्वी यादव, लालू यादव के बेटे हैं। तो उसमें आप उनको दबाव में ले आ सकते हैं। उल्टे आप अपने अलायंस को कमजोर कर रहे हैं। कमजोरी उधर से भी हो रही है, मतलब आरजेडी वाले भी कर रहे हैं। आरजेडी भी अपने ईगो में, अपने अहंकार में वो बैठे हुए हैं। वो भी अपने अहंकार में है कि हम आउटरीच नहीं करेंगे, हम जाके बात नहीं करेंगे कांग्रेस। लेकिन आप देखिए कल जो औरंगाबाद में प्रधानमंत्री की बैठक थी, सारी पार्टियों ने जोर लगाया था उसको सफल बनाने के लिए, जो उनकी रैली थी उस रैली। और यहाँ क्या कांग्रेस पार्टी अपनी रैली अलग कर रही है? राहुल गांधी आएंगे तो अपने कार्यक्रम अलग करेंगे, आरजेडी के कार्यक्रम अलग होंगे, मुकेश सहनी अपना अलग कार्य कर रहे हैं, लेफ्ट के लोग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इससे कोई इम्पैक्ट बड़ा नहीं हो रहा है। अगर ईबीसी का इम्पैक्ट करना और मगध के इलाके में आपको करना है, तो आपको सीपीएम, सीपीआई या सीपीआईएमएल को क्यों नहीं साथ ले रहे हैं? बिल्कुल मत करिए, लेकिन लेफ्ट से, ये तो पूरा इलाका लेफ्ट का है ना। आप मगध और शाहबाद के इलाके में लेफ्ट के बिना क्या राजनीति है? लेफ्ट के बिना तो न आरजेडी की राजनीति है, न कांग्रेस की राजनीति है। जब तक आप लेफ्ट के साथ आपका अलायंस नहीं होता था, तब तक आप वहां थोड़े चुनाव जीत रहे थे। लेकिन अब आप जीतना शुरू हुआ तो वो लेफ्ट की ताकत है भाई। 2020, 2024 ये दोनों तो हम यही मानते हैं कि आरजेडी सीपीएम की ताकत, सीपीआईएमएल की ताकत है। बिल्कुल। तो इनको जब इतना सद्भाव है राहुल गांधी का कांग्रेस का, तो ये उनसे भी बात करनी चाहिए थी, वो नहीं बात कर रहे हैं। और आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का दावेदार अगर नहीं घोषित करते हैं, क्या पता आप घोषित करें तभी एनडीए का पत्ता खुले। आपने कंफ्यूजन बना रखा है, उधर भी कंफ्यूजन बना रखा है, तो बना हुआ है। जितनी देरी होगी उतना तो अब लीडरशिप अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, इंडिया ब्लॉक क्लियर नहीं करेगा, एनडीए क्लियर नहीं करेगा, तो फिर तो क्लियर लीडर तो प्रशांत किशोर ही है। तो नेता के तौर पर अभी कौन एक आदमी अकेले चुनाव लड़ रहा है? आपका अलायंस का लीडर ले आइए। जो बार बार ये लोग कहते हैं कि वो आपका नेता कौन, एक दूसरे से पूछते हैं। आप अपना नेता यहाँ घोषित करिए। राहुल गांधी को कोई ऑप्शन नहीं है तेजस्वी यादव को नेता घोषित करने के अलावा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप अपना नुकसान करेंगे, वैसे ही जैसे एनडीए के पास कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार के को नेता घोषित करने के अलावा। ये लोग घोषित नहीं करें, अभी नहीं कर रहे हैं, भले नहीं करें, लेकिन दूसरा ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार के अलावा आपके पास कोई चेहरा, हम लोग एक दिन डिस्कस कर चुके हैं जिस इंटरनल सर्वे के आधार पर, वो बिल्कुल फैक्ट इंटरनल सर्वे है कि अगर आप चेहरा घोषित नहीं करेंगे, नीतीश कुमार का चेहरा आपके पास नहीं आता है, तो लड़ाई टफ हो जाएगी। तेजस्वी यादव नेचुरल लीडर हूँ, तो तेजस्वी यादव नेचुरल लीडर इमर्ज हो गए। 2 बार वो उप मुख्यमंत्री रहे, अभी विधायक दल के नेता हैं। उनका नेतृत्व स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कांग्रेस को और राहुल गांधी? चेहरा घोषित कर ले और पूरा इंडिया ब्लॉक एक दिखने लगे, तो नालंदा की लड़ाई भी ठीक लड़ी जा सकती है। देखिए, डाटा माइनिंग करने वाले लोग हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव याद है अजीत जी? नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, तो कैसे मुश्किल से जीते थे नालंदा में। हाँ, कैसे जीते थे। 2015 में नीतीश कुमार चले गए थे महागठबंधन में, तब भी सुनील कुमार जो बीजेपी से मंत्री बनाए गए हैं, वे बिहार शरीफ से चुनाव जीत गए थे, बिहार शरीफ को बीजेपी को उम्मीदवार के तौर पर। अब 2020 में ही देखिए, इस्लामपुर नीतीश कुमार की पार्टी हार गई। हिलसा में जेडीयू के उम्मीदवार 12 मतों से चुनाव जीते,
प्रेम मुखिया शायद उम्मीदवार का नाम है, और शक्ति सिंह यादव हारे, जबकि अखबारों में और अनाउंसमेंट भी हो गया था कि शक्ति सिंह यादव विजयी हुए हैं। तो वहां खेला हुआ था, इसकी चर्चा भी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि वहां भी आप मतलब तोड़ सकते हैं, फोड़ सकते हैं। आप देख ही रहे हैं, प्रशांत किशोर के साथ आरसीपी हो गए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हरनौत के भी नतीजे को भी देख लेंगे तो हरनौत का नतीजा भी 2020 में बहुत बड़ा नतीजा नहीं रहा है, लेकिन पूरी एकजुटता होनी चाहिए। हाँ, वही पिछली बार प्रशांत की चिराग पासवान की वजह से जो समस्या थी, वो बिल्कुल समस्या प्रशांत किशोर के कारण हो सकती है। चिराग बिल्कुल। पासवान के पास कोई आरसीपी जैसा नेता नहीं था। प्रशांत किशोर के हम्म, पास आरसीपी, जो कम से कम नालंदा तो समझते हैं, नालंदा का तो एक-एक घर जानते हैं वो। जी तो अगर उन्होंने पत्ते ऐसे बिछा दिए कि चलो हम मान लीजिए कि हम तो नहीं जीतेंगे, लेकिन नीतीश हम्म, कुमार को भी नहीं जीतने देंगे, फिर क्या होगा? फिर तो हम्म, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा ना। आप अपनी तैयारी के साथ जाएंगे तो नीतीश कुमार को हरवाने की जो लड़ाई लड़ेंगे आरसीपी, उसका फायदा होगा आपको। अगर हम्म, आप तैयार नहीं है, आपकी लीडरशिप भी बटी हुई है, तो फिर हम्म, नीतीश कुमार को फायदा मिल जाएगा उसका। नीतीश कुमार अपना वहां से सीट अपनी फिर जेडीयू सीटें निकाल लेगी। तो बिल्कुल। अगर अगर प्रशांत किशोर के पास आरसीपी सिंह है और उनकी लड़ाई का फायदा आरजेडी उठाना चाहती है, तो एकजुटता होनी चाहिए लेफ्ट के साथ। लेफ्ट का भी श्रवण इस कुमार ही इलाके में देखिए, आधार है। श्रवण कुमार का ही विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, नालंदा। इतना कठिन विधानसभा हर चुनाव में होता है। पिछले हम्म, बार छोटे मुखिया एक बिल्कुल गुमनाम सी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे और कुछ हजार मतों के चुनाव अंतर से चुनाव जीते थे चुनाव श्रवण लड़ा। कुमार। जी तो बिल्कुल। वही वही लड़ाई वहां टफ हो सकती है अगर इंडिया ब्लॉक जी एक हो जाए, कांग्रेस आरजेडी और लेफ्ट का अलायंस प्रॉपर बन जाए ठीक तरीके से, और हम्म, वो फायदा उठाए वो नीतीश कुमार और आरसीपी के झगड़े का वहां, तो इनको फायदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए बिल्कुल। आपको एकजुट होकर के जाना होगा। हम्म, तो वो हम्म, एकजुटता जब आप प्राइमरली ही नहीं दिखा रहे हैं, अब हम्म, राहुल गांधी की सभा होगी, उसमें उसमें आरजेडी का कोई आदमी नहीं होगा। हम्म, तो आरजेडी के वर्कर्स से और आरजेडी के पदाधिकारियों से तो पत्रकार पूछेंगे या लोग पूछेंगे, तो क्या जवाब होगा इनका कि क्यों आप लोग एक साथ नहीं कर रहे हैं? सही बात तो बिल्कुल। कंफ्यूजन ग्राउंड लेवल तक, नीचे तक जा रहा है, पर्कुलेट हो रहा है कंफ्यूजन। उसको ज्यादा फैलने से रोके। हम्म, और हम मतलब अलायंस साथ में आने का ये मतलब नहीं कि साथ में हमने आप लोग सिर्फ सभा करें। अब कब हम्म, अलायंस का फैसला कब करेंगे, सीटों का बंटवारा कब करेंगे? अब कोई थोड़े, अब बिल्कुल। तो 4 महीने का समय रह गया। तो ये हम्म, चीजें भी करनी चाहिए हैं। अब उनको, राहुल गांधी को भी एकला चलो वाली राह राह छोड़नी चाहिए। वो एकला चल के और दबाव बना के, ऐसा नहीं है कि 70 सीट ले लेंगे तेजस्वी यादव से, अब 70 सीट संभव नहीं। चलिए राहुल गांधी से आगे चलते हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नरेंद्र मोदी ने कल नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया, लेकिन आज पटना में नीतीश कुमार की करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। अब देखिए नरेंद्र मोदी को अगले महीने आना है, चंपारण आना है। वहां के शुगर मिल की चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार की राजनीति को फिर से गर्म करेंगे। और बीजेपी के भीतर भी समीक्षा हो रही है कि नरेंद्र मोदी की जो विक्रमगंज में सभा हुई, उसमें किन लोगों ने क्या कहा था और उन्होंने कितना पूरा किया, उसके आधार पर ही देखिए एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी भी बड़ी तैयारी कर रही है और सभी प्रमंडलों में सम्मेलन करने जा रही है। तो ये तैयारियां इधर एनडीए से भी दिखाई पड़ रही है। जी नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। देखिए, इस बात की चर्चा बीजेपी के नेताओं को निश्चित रूप से करनी चाहिए है कि पहले तो सभा से ज्यादा, मान लीजिए सभा में तो फिर भी एक दूसरे एंगल से या दूसरी तस्वीरें आ रही हैं जिससे दिख रहा है कि भीड़ है, एक पंडाल में कुर्सियां खाली थी। लेकिन जो रोड शो कैसे फ्लॉप हुआ, रोड शो में क्यों क्यों नहीं लोग आए? पटना की सड़कों पर तो लोगों को उमड़ पड़ना चाहिए था। बिल्कुल। उमड़ पड़ना चाहिए था पटना की सड़कों पर, लेकिन उस तरह से लोग नहीं उमड़े। किस तरह की तैयारी थी? आपने कहाँ लैग किया? आप लोगों ने क्या मिसिंग था? क्या को पटना के लोगों में ऑपरेशन सिंदूर की अपील नहीं है? तो ये एक, इस पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए उन लोगों को। प्रधानमंत्री का आप देखिए, एक सभा के लिए जो क्षेत्र चुना गया वो सबसे कमजोर क्षेत्र है, एनडीए का सबसे कमजोर इलाका। और अगली बिल्कुल। ही सभा के लिए आपने सबसे मजबूत इलाका चुना, वो इलाका जहां कोई संभावना आरजेडी मतलब इंडिया ब्लॉक के लिए नहीं दिखती है। 2010, हाँ 2010 भी देखिए ना, 2010 भी देखिए। 15 देखिए, 15 में हाँ बीजेपी अकेले लड़ी और बिल्कुल 2015 बिल्कुल बिल्कुल जी जी। 12 में से 8 सीटें पूर्वी चंपारण जिले की बीजेपी ने जीती। तो हम्म, ये इसका मतलब कि वो सबसे मजबूत आधार वाला इलाका है। सब हर 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 चुनाव में वो दिखता है वहां। तो हम्म, वहां जाएंगे प्रधानमंत्री, इसका मतलब कि कमजोर इलाके को भी साध रहे हैं, अपना मजबूत इलाका है वहां भी आप मैसेज दे रहे हैं। लेकिन मोतिहारी के लोग ये सवाल जरूर पूछते हैं ज्ञानेश्वर जी की, जो 2014 में वादा किया था प्रधानमंत्री ने कि हम अगली बार जब भी आएंगे तो इस हम्म, मोतिहारी चीनी मिल में बनी हुई चीनी की चाय पिएंगे। और बिल्कुल। उस बात को अब 11 साल हो गए, हम्म, अभी तक वो चीनी मिल चालू नहीं हुआ। और अब तो 2014 से लेकर के 19 के बीच में जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी कि चालू हो सकता है मिल, अब हम्म, वो उम्मीद भी लोगों की खत्म हो गई। जी तो ये सवाल लोग पूछते हैं कि वो चीनी मिल क्यों नहीं चालू हुई जिसकी बनी चीनी की चाय पीनी है मोदी जी।
आप सुन रहे हैं कि वो अब एकदम डिफंक्ट मशीनें सारी उसकी खराब हो गई, जमीनें औने पौने लोगों ने ले ली, उसमें कई लोगों के नाम आते हैं जो सत्ता संरक्षित लोगों के, कि उन लोगों ने जमीनें ले ली, उसकी सारी जमीनें इधर उधर हो गई। किसानों को देने के लिए जो पैसे आए उसके भी बंदरबाट हो गए, किसानों का बकाया अलग रह गया, ये सब चीजें हैं वहाँ। तो ये लोकल समस्या है, लेकिन ये एक चीनी मिल की समस्या नहीं है। पूर्वी चंपारण जिले में कई चीनी मिल्स थी, सुगौली में एक चीनी मिल थी, एक चकिया में चीनी मिल, तो ये सारी चीनी मिलें वहां कोई चालू नहीं हो रही है। लोग गोपालगंज लेकर के जाते हैं गन्ना अपना, या खेती कम हो गई धीरे धीरे अब गन्ने। तो ये सवाल किसानों का मुद्दा है। किसानों की जब वहां क्या, आप पूरे बिहार में ज्ञानेश्वर जी सबसे बड़ा जमीन की पैमाइश चंपारण में होती है। जो पटना में जो एक कट्ठा 1365 स्क्वायर फीट का होता है, वो चंपारण में 2700 स्क्वायर फीट का कट्ठा होता है। और लोग तीन फसल उपजाते हैं वहां, और तीनों अच्छी फसल होती है वहां। तो किसानों का मुद्दा रहता है हमेशा चंपारण में। किसानों का एक मुद्दा है, और पलायन का भी मुद्दा है। पलायन तो पूरे बिहार का मुद्दा है, लेकिन चंपारण का भी एक बड़ा मुद्दा पलायन का है। तो ये मुद्दे भी लोग प्रधानमंत्री जाएंगे तो जो भी बोलेंगे उस पर सवाल उठेगा, उस पर ये सारी चीजों के इनसे जुड़े हुए सवाल भी उठेंगे। उस इलाके में अलायंस का भी एक मामला है कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी उस इलाके में असर है, जेडीयू का भी अपना, खासतौर से पश्चिमी चंपारण के इलाके में। तो वो अलायंस को किस तरह से, वहां अलायंस की क्या तस्वीर वहां से निकलती है, मुख्यमंत्री जाते हैं या नहीं जाते हैं। ये तो विक्रमगंज गए मुख्यमंत्री, चंपारण सभा में भी मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, फिर वही उम्मीद रहेगी कि इस बार क्या पता ऐलान हो जाए। तो जो पहले हम लोग देख रहे थे कि मधुबनी और विक्रमगंज में जेडीयू ने भी बड़ी मेहनत की भीड़ जुटाने की, मोतिहारी में मेहनत खाली बीजेपी की होगी। वहां राधा मोहन सिंह बड़े नेता हैं और वो भीड़ जुटा लेते हैं, वहां उनकी बीजेपी का अपना एक बड़ा तंत्र उन्हीं की वजह से है, लेकिन है। तो भीड़ की समस्या नहीं होगी, वहां इश्यूज भी बहुत है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं या नहीं जाते हैं वहां, और वहां से वहां अनाउंसमेंट होती है कि नहीं, मुख्यमंत्री के बारे में, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के कोई घोषणा होती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी प्रधानमंत्री की अगली यात्रा में। चलिए, तो बिहार की राजनीति दिलचस्प है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी लगातार आते रहेंगे। लालू यादव की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम, और इसी बीच बिहार का चुनाव होना है, तो हर खबर आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।